प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। पीएम मोदी का विमान जामनगर हवाई अड्डे पर भी पहुंचा और इसके बाद से उन्होंने जामनगर सर्किट हाउस में विश्राम किया। आज सुबह पीएम मोदी जामनगर में स्थित वनतारा का दौरा भी करेंगे। वनतारा रिलायंस द्वारा संचालित पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र है। यहाँ के बाद पीएम मोदी ताशनगिरी राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे। सोमवार को गिर जिले में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे, जिसके बाद से वो NBWL की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि इस बैठक में वन जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बैठक काफी विशेष मानी जा रही है क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। BWL की बैठक के बाद से प्रधानमंत्री शासन में कुछ महिला वन कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे और बाद में प्रधानमंत्री गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बाद में सोमनाथ से वो सीधे राजकोट हवाई अड्डा पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए फिर रवाना होंगे। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग के दौरान किसी भी तरह का बवाल ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने की हिदायत भी दी गई है। पहले चरण में 40 स्थानीय निकायों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। 32 जगह आम चुनाव तो 8 जगह उपचुनाव है। पानीपत नगर निगम चुनाव और साथ ही आम चुनाव 9 मार्च को होंगे। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए प्रदेश सरकार की 30,000 से अधिकारी और साथ ही कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा पुलिस से भी 10,000 कर्मचारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद से सभी निकायों के चुनाव परिणाम एक साथ 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इसके अधिकतर निकायों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, जबकि कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। अंबाला और गुरुग्राम में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई भी प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं है। 9 नगर निकायों में मेयर पद के लिए और साथ ही 5 नगर परिषदों में प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। और इसके बाद से बता दें कि लगभग 55 लाख मतदाता आज नगर निकाय चुनाव के लिए अपना वोट डालेंगे। थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है। और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस तरह से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक। देश में कई जगहों पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और कोहरे की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम सामान्य बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में हल्की सी मध्य बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर भी शामिल है। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आने वाले दिनों में प्रदेश में कहीं भी बारिश और कोहरे का अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। वहीं यूपी में धीरे धीरे तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल प्रदेश में इन दिनों धूप निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही रात में काफी ठंड हो रही है। इस समय प्रदेश में मौसम पूरी तरह से सुहाना है। इसके साथ बिहार की बात की जाए तो पटना और आसपास के इलाकों में मौसम में आंशिक बादल छाए हुए हैं। शनिवार की सुबह करीब 6:30 बजे तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शहर में 2.7 मिलीमीटर बारिश भी हुई। वहीं दिन भर बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट भी दर्ज की गई। तो वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में शनिवार की सुबह बारिश के बाद से मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन बादल छाए और हल्की बारिश होने से गर्मी और प्रदूषण से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
मौसम विभाग ने आज धुंध छाए रहने की भी संभावना जताई है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक तापमान अधिकांश उतार चढ़ाव बना रहेगा और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कई क्षेत्रों में 4 और 5 मार्च को तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए उनसे पूछा है कि हिंदूवादी नेता शिंदे जो सवाल वो उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं, क्या वही सवाल वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से पूछने की उनकी हिम्मत है। शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा है कि एकनाथ शिंदे कमाल की चीज है। खुद को हिंदूवादी कहने वाले उद्धव ठाकरे कुंभ क्यों नहीं गए, ये शिंदे का सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। क्या बीजेपी के बॉस हिंदू नहीं है? दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रयागराज में कुंभ स्नान न करने पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर 27 फरवरी को निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं लेकिन कुंभ स्नान करने नहीं गए। ऐसे लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। देश और दुनिया के 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ स्नान किया, लेकिन कुछ हिंदूवादी नेता वहां नहीं गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर कुंभ स्नान न करने को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे अब वीर सावरकर के विरोधियों के साथ। यूपी में रमजान और ईद के मौके पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। रमजान के जुलूस और मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही ड्रोन का पहरा भी होगा। डीजीपी प्रशांत किशोर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और पीएसी के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र बल भी तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध और शारीरिक तत्वों के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने नियति गश्त और साथ ही पेट्रोलिंग का निर्देश भी दिया है। डीजीपी ने सभी थानों पर त्योहार रजिस्टर का अध्ययन किए जाने के साथ साथ कई तत्वों को भी उन्होंने कड़ी सुरक्षा के लिए बताया है। और इसके साथ ही रमजान शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि जैसे ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, यह हमारे समाज में शांति और सद्भावना लाए। यह पवित्र महीना चिंता, कृतज्ञ और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दयालुता और सेवा के मूल्यों को भी याद दिलाता है। रमजान मुबारक। पीएम मोदी से एक दिन पहले भी राहुल गांधी और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी थी। रमजान मुबारक। यह पवित्र महीना आपके जीवन की खुशियों से भरते और साथ ही आपके दिलों और सभी को रहमतों और बरकतों को पवित्र महीना रमजान की हार्दिक बधाई दी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये पवित्र महीना आप सभी के जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और शांति लाए। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी है।